ठीक है बच्चों, तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टर्म्स पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम आज इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपने। तो कल तक बच्चों आपने देखा कि कैसे नर्स इक्वेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे निकालते हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हमने कल देखी। अब आज हम देखेंगे कि नर्स इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। जो हम नर्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसको कैसे डिराइव करेंगे, आज डेट में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों अपने पिछले टर्म्स में अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको ठीक से मालिश करेंगे। ये दो इक्वेशन मैंने आपको पहले लिखवाए हैं और इस पे आपने ये दो इक्वेशन मैंने आपको पहले लिखवाए हैं और इस पे आपने न्यूमेरिकल से सॉल्व किए हैं और पिछले टर्म्स में हमने देखा होगा कि ऐसे कुछ आपको इक्वेशन लिखे हुए देखे होंगे। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये इक्वेशन आप एक इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये बच्चों जो इक्वेशन ये आपके इस चैप्टर का नहीं है, ये आता है केमिकल इक्विवेलेंस। ये आता है कहाँ से? फ्रॉम केमिकल इक्विवेलेंस। ये इक्वेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पहले डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF इन सेल, और ये भी इक्वेशन पढ़ेंगे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये दो इक्वेशन आप पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, और यहाँ और ये इक्वेशन आप नोट कर सकते हैं। ये इक्वेशन केमिकल के चैप्टर से आता है, जो अगर आप लोग मे भी शायद पढ़े होंगे या नहीं, अभी आ गया है, अभी नहीं पढ़े, ये आ गया है। अभी केमिकल इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या है, डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी है या गिव्स फ्री एनर्जी है। ये सब थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स हैं जो बाद में आपको और बेहतर क्लियर होंगे। डेल्टा टी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। आर पता ही है, गैस कांस्टेंट, टी पता है टेम्परेचर, और क्यू जो है उसको कहते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। मतलब क्यू ये समझिए कि ये होता है, क्यू क्या होता है, ये होता है। इसको नोट कर लीजिए। आपको इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, इसको नोट कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमें आज निकालना है क्या, डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। और हमें क्या करना है, नर्स इक्वेशन को डिराइव करना है, वही नर्स इक्वेशन जिस पे कलम न्यूमेरिकल लगाए हैं। हमें पता है डेल्टा जी इक्वल क्या होता है, माइनस NF ई सेल होता है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस NF ई नॉट सेल होता है। ये दो इक्वेशन हम पहले पढ़ रखे हैं, और नहीं पढ़ रखे तो फिलहाल अभी नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन आपका आता है केमिकल इक्विवेलेंस। तो जब हम केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये इक्वेशन बेहतर ढंग से समझेंगे। और यहाँ पे डेल्टा जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या होता है बच्चों, मैं भी समझाता हूँ, लेकिन ये जो मेन टर्म्स जब आप थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर पे आएंगे तो आप सॉरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉरी हाँ, लेकिन केमिकल में और थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ चुके हैं। जब नहीं पढ़े हैं तो फिर जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, और कुछ हिंट मैं आपको दूंगा। आप लोग इंटर के हैं तो चूँकि आप लोग केमिकल भी पढ़ के आ चुके हैं और थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए हैं, तो अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग थोड़ा वेट करें। जब मैं ये चैप्टर दोबारा फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो एक बार मैं आपको वीडियोस डाल दूंगा, देख लेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये पहले यहाँ तक नोट होगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये हमें इसी रिएक्शन को लेके चलना है। ठीक है, किसको, इसको। तो आइए पहले इसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इसी लेके चलना है, किसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10। अब यहाँ बच्चों क्यू आया था तो हम क्यू में लिख के क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। हमें इसी इक्वेशन को लिख के बच्चों चलना है।
ठीक है, इस इक्वेशन को लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना हम अपना क्या करेंगे, अपना जो है आगे का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा जी क्या था बच्चों, डेल्टा जी था माइनस एन एफ ई से, डेल्टा जी नॉट क्या था माइनस एन एफ ई नॉट से प्लस 2.303 R2 log 10 ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा, कुछ मैंने नहीं किया है। डेल्टा जी की जगह पे मैंने माइनस एन एफ ई सेल पुट कर दिया है और डेल्टा जी नॉट में माइनस एन एफ ई नॉट सेल पुट कर दिया है। अब बच्चों आप देख लोगे तो एन एफ कॉमन लेना तो क्या होगा, यहाँ से एन एफ हट जाएगा, मतलब माइनस एन एफ हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या क्या बचेगा, ई सेल, यहाँ क्या बचेगा ई नॉट सेल, यहाँ क्या बचेगा देखिए बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एन एफ को कॉमन ले लिया है, लेकिन कहेंगे कि माइनस एन एफ से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ माइनस एन एफ से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा ई सेल, यहाँ माइनस एन एफ से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा ई नॉट सेल, और यहाँ माइनस एन एफ से डिवाइड होगा तो क्या होगा प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा और 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग 10 P into R आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर आपको याद आ रहा होगा बच्चों, तो कल हम यही इक्वेशन आपको सबसे पहले लिखवाए थे और क्या बोले थे, यही था नॉट्स इक्वेशन का। फिर मैंने एक बात बोली थी कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं देखिए, वहाँ उसमें R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, T की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस और F क्या होता है 96,500 कूलम। मैंने ये बोला था बच्चों कि जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 99.99% केसेस में ये चीज़ें फिक्स रहती हैं। भाई R तो फिक्स ही रहेगा, F तो फिक्स क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पे T की बात करें तो T भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक कि एडवांस में भी पूछता है। मैं क्वेश्चन आपको लगवा के दिखाऊंगा उसको, ठीक बच्चों। तो जब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्या हो गया, ये देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक पहचानने लगा होगा। हमने क्या किया, हमें आर की, टी की और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब ई की वैल्यू से हमारे पास कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बच्चों आपने कल पढ़ा था और इसीलिए ये इसका सिंपल सा डेरिवेशन है जिसको आप बहुत सिंपली चाहे तो याद कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छे समझ लेंगे। मुझे लगता है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, छोटी सी चीज़ थी जो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर दीजिए, चलिए जो नोट हो गया होगा नोट कर लीजिए अच्छे से, 1 2 3 4 5 नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, उससे आपको थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या समझना आपको ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन है और आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक सेल है, आप तो मुझे लगता है पहचानने लगे होंगे कि सेल कैसे दिखाई देता है। तो सेल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बात तो हमको लगता है, मुझे लगता है इतना दिन हो गया है, अगर आप वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे तब ये बात क्लियर हो जा रहा होगा आपको कि ये क्या है, सेल है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, क्या है आपके पास ऐसा एक सेल है, ठीक है, जिसमें एक तो जेड एक तो सी है, मतलब वही डेरियल सेल है, और यहाँ इसका इसमें जो कंसंट्रेशन जो जेड टू प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो कॉपर आयन के 10 टाइम्स है। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो जेड टू प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कॉपर टू प्लस आयन से क्या है 10 गुना ज़्यादा है। तो आपको इस सेल का डेल्टा जी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, इस सेल का डेल्टा जी निकालना है, और ई नॉट से क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों बात यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लॉजिक है, लॉजिक है इसके ऑप्शंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, मैं बताता हूँ कहाँ आया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन इसके पहले ऑप्शन नोट करने, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या है, ये क्वेश्चन है और ये किसका क्या है, ऑप्शन क्या है, ये सेल है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जेड कंसंट्रेशन है वो कॉपर आयन के 10 में ज़्यादा है। तो आप बताना कि इस सेल का डेल्टा जी क्या होगा, मतलब इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसका डेल्टा जी क्या होगा, और ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है। देखिए बच्चों कोई यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑप्शन में है, क्योंकि देखिए अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप क्वेश्चन तुरंत लगाना स्टार्ट कर देते, लेकिन चूंकि अब कुछ ऑप्शन बहुत अजीब गरीब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आरटी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आरटी दिया हुआ है। इससे बच्चों क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, ऑप्शन कठिन होते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन की होता तो तुरंत लग जाता है, लेकिन चूंकि अब ऑप्शन आ गया है तो इस क्वेश्चन को लगाना थोड़ा कठिन हो गया है। कठिन क्या होगा बच्चों की हमें पता है कि हमारे पास नॉट्स के 2 इक्वेशन है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैंने ये बोला है कि जो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इस इक्वेशन से लग जाते हैं। मैंने बोला है क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस देता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे तापमान क्या है, अगर यहाँ पे तापमान है 25, क्योंकि यहाँ तापमान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तभी लिख देता हूँ यहाँ तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही है। उसके बावजूद भी इस इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में आर टी और एफ के टर्म्स दिए हुए हैं। अगर ऑप्शंस में आर टी के टर्म्स नहीं होते तो हम सिंपली इस इक्वेशन से लगा के निकल लेते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या है कि आर टी का टर्म दिया हुआ है, इस वजह से मेरी मजबूरी है कि इस इक्वेशन को लेकर चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर आर टी के टर्म्स हैं। तो यानी कि जैसे मैंने कह रहा था बच्चों कि आपको दोनों इक्वेशन याद करना नेसेसरी है। हालांकि ये सही बात है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन अगर 25 डिग्री सेल्सियस में दिया है तो भी नहीं लग पाएगा, जैसे कि इसका एक आपका एग्जाम्पल है। अब आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बेहद आसान है, आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसी क्वेश्चन को लेकर चलना है और क्या करना है, हमें इसी क्वेश्चन से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, ई से। अब देखिए बच्चों आपको पहले पता है कि निकालना क्या है, आपको डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी का मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, एन एफ ई से निकालना है। डेल्टा जी का मतलब क्या है बच्चों, डेल्टा जी का मतलब हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। डेल्टा जी से क्या होता है, माइनस एन एफ ई से होता है। डेल्टा जी का मतलब हमें ये निकालना है, तो यानी कि हमें एन जानना होगा, एफ जानना, एफ तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, एन जानना होगा और क्या जानना होगा, ई से जानना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ई से निकालेंगे, और ई से के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि हमें यहाँ पर ऑप्शन में आर टी के टर्म्स दिए हैं, और यानी कि हमें आंसर आर टी के टर्म में ही देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ई से। ई नॉट से कितना दिया है, 1.1 वोल्ट दिया है, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन। देखिए बच्चों हम ना तो आर को छुएंगे, ना तो टी को छुएंगे, ना तो एफ को छुएंगे। छूने का मतलब हम आर टी और एफ की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। रीजन है कि हमें ऑप्शन आर टी और एफ में ही चाहिए। तो अगर बाद में कटना होगा तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, और नहीं कटना होगा तो आंसर जो है इसी टर्म्स में आएगा। इस वजह से हम आर टी और एफ की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों
अब एक चीज देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन जो है वो CO2 प्लस से कितने हैं टाइम्स टाइम से, यानी कि जो आप देखिए अब यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आप हम प्रोडक्ट अगर बच्चों अगर इसका पहले आएंगे, हाँ पहले इसमें काम और करिए, चलिए देखिए इतना सही है। पहले मैं आपसे लगा बच्चों से सेल रिएक्शन क्या है, तो देखिए इसमें दो रिएक्शन, तो ये मैं ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन तब भी आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों यही रिएक्शन इस सेल में हो रहा है और ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, हालांकि मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाइए। तो ये चीज़ें मैंने कई बार आपको दोहरा चुकी है, मैंने ये चीज़ें देखिए ये कई बार समझाया, इस रिएक्शन में यही हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों अब इसमें पहली बात यहाँ से n की वैल्यू को साफ लिख रही होगी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली पहले पुट कर लीजिए, कितना पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए बच्चों बोल रहा है कि Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो Cu2 प्लस से अधिक है। हमको पता होगा कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का हिस्सा होता है वो क्या होता है। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इसका ये सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही होगा बच्चों। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यही रिएक्शन मिलेगा, ये तो मिलेगा। ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हो रहा था वो है, ये राइट हैंड साइड में हो रहा था वो है, और इन दोनों का जो सेल रिएक्शन में कई बार बता चुका हूँ बच्चों कि सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो किसी एक सेल में जो होने वाला रिएक्शन है उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सेल रिएक्शन में से जो रिएक्शन सेल में हो रहा है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन ऑमिट कर देते हैं तो जो बचता है वही सेल रिएक्शन कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी सेल में जो रिएक्शंस हो रहे हैं अगर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को ऑमिट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सेल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे Z के साइड में ये हो रहा है, Cu के साइड में ये हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, सिंपल कैंसिल हो और ये बचा। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हिस्सा रिएक्टेंट है और ये हिस्सा प्रोडक्ट है। तो Zn2 प्लस किधर में आ रहा है, प्रोडक्ट है, यानी कि Zn2 प्लस क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो गया। और Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, Cu प्लस 2 10 टाइम्स है, तो अगर Cu2 प्लस को 1 अगर कंसंट्रेशन मान ले तो Zn2 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो मतलब 10/1। क्या किया मैंने ये कहा कि यहाँ पे कह रहा है कि Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन Cu2 प्लस के 10 गुना ज्यादा है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि Zn2 प्लस प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, तो हमने सेल रिएक्शन लिखा और सेल रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि Zn2 प्लस क्या है, प्रोडक्ट है। और हम एक्चुअली 10 टाइम्स है, तो ये तो बोला नहीं है कि Cu प्लस 2 का कितना है। अगर Cu2 प्लस बोला होता कि 2 है तो मतलब यानी कि Zn2 प्लस 20 हो जाता, बोलता कि Cu2 प्लस 5 है तो Zn2 प्लस 50 हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये नहीं बताया है कि Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो जब नहीं बताया है क्वेश्चन में तो वो हमारे लिए आसान है, और आसान है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपलीफाई करेंगे, Cu2 प्लस को 1 मान लेंगे और Zn2 प्लस को 10 मान लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा E cell is equal to 1.10 minus 2.323 RT upon 2F log 10। और बच्चों log 10 10 1 हो जाता है तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही कुछ लिखने का बिल्कुल मतलब नहीं है। तो log 10 के कितना होता है, 1 होता है, ये बात आपको पता होगी। और इंटू 1 लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तभी इंटू 1 लिख देता हूँ। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपको कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, ये बात क्लियर है। यहाँ ये बोल बता देता हूँ, अच्छा लगा देखने में, ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से क्या है, यहाँ से ई सेल आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है डेल्टा G माइनस NF ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, माइनस NF ई सेल निकालना है। अब क्या हम निकालेंगे, डेल्टा G माइनस NF ई सेल निकालना। अब देखिए बच्चों माइनस n की वैल्यू क्या है, 2 है, f की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर f नहीं आएगा, और e से कितना जाएगा 1.1 माइनस 4.303 अरे बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है तो क्लियर हुआ होगा कि 1.1 मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों को माइनस 2.2f और प्लस यहाँ से 2f से 2f कट जाएगा 2.303
मुझे लगता है बच्चों यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं मैच कर रहा है क्या? देखिए एक चीज और देखने के पहले आप यहाँ पे अच्छे से देखिए जो ऑप्शन गलत है यहाँ पे माइनस होगा, तो देखिए बच्चों ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और बच्चों शायद आपको विश्वास ना हो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये IIT एडवांस का है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। आप चाहे तो एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्यों ये JEE एडवांस का क्वेश्चन पूछा, उसका रीजन था, उसका रीजन ये था बच्चों की दिक्कत क्वेश्चन की नहीं थी, क्वेश्चन आसान था, दिक्कत ऑप्शंस की थी। अब क्या होता है कई बार बच्चे सोचते हैं कि चलो छोड़ो कुछ 99% क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा मेरा, तो हम क्यों जो है क्वेश्चन याद करें, लेकिन ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिखा वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन वाले क्वेश्चन आप नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है तो आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। और ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, देखिए कुछ नहीं था, हमें निकालना था इस सेल रिएक्शन का डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, मास NF सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या हुआ, Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस क्या हुआ, Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब इसका सेल रिएक्शन हम निकालें तो हमें सेल रिएक्शन ये मिला, यहाँ से हमें दो चीजें बात पता चली, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब n की वैल्यू 2, और यहाँ पर जो सेल रिएक्शन में Zn2 प्लस क्या है, लेफ्ट साइड में है, और Cu2 प्लस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। अब चूंकि ये बोला है कि Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो Cu2 प्लस आयन के 10 गुना है, लेकिन ये Cu2 प्लस आयन से यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो जब Cu2 प्लस आयन से कंसंट्रेशन नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ये मान लीजिए कि Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 1 और Zn2 प्लस कितना है 10। तो यहाँ से काट दिए, log 10 की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ से निकल गया ई सेल, अब हम क्या किए, इसी वैल्यू को सिंपली मैच NF सेल में पुट कर दिए और हमारा आंसर आ जाएगी। और हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 6 से, मतलब इसका ऑप्शन 6 से। एक बार इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि अच्छे समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नोट कर लिया, और IIT एडवांस का क्वेश्चन। अब बच्चों हमें पढ़ना है क्या, अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक है बच्चों इंटीग्रल कांस्टेंट फॉर न्यूमेरिकल इक्वेशन। चलिए बच्चों मैं यहाँ पे बताता हूँ डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट, मतलब क्लियर करता हूँ डेल्टा जी क्या होता है। देखिए बच्चों डेल्टा जी एक पैरामीटर है। डेल्टा जी का जो फुल फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा जी का फुल फॉर्म होता है गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा जी को बोलते हैं बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखिए बच्चों डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी असल में एक पैरामीटर है। डेल्टा जी एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि या ये बताता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसका क्या मतलब होता है समझेंगे, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शन जो अपने आप से हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करिए कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करिए, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में Fe डाल दीजिए, क्या करिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Fe डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू रंग है वो फेड हो जाएगा, अलग खत्म हो जाएगा। यही बात मैंने आपको बहुत पहले जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो भी मैंने आपको पहले वीडियो में ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। हालांकि डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ समझ जाएंगे। तो हुआ क्या बच्चों कि हमने देखा कि जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डाला तो जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो फेड अप हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसमें से हुआ क्योंकि जो फेरस था, जो आयरन था, वो जब कॉपर सल्फेट में गया तो फेरस सल्फेट बना लिया। अब जब फेरस सल्फेट बना लिया तो हुआ क्या कि अब इस रिएक्शन को कराने के लिए, मतलब ये रिएक्शन होने के लिए
जैसे ही कॉपर सल्फेट में आपने आयरन डाला तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट और कॉपर। ये रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ा है, कुछ लगाना नहीं पड़ा, मतलब ये रिएक्शन होने या करवाने के लिए आपको कुछ लगाना नहीं पड़ा। आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में लिया, उसमें आपने लोहे की कीड़े या लोहे डाल दिया और आपने देखा कि यही अब ये रिएक्शन क्या हो गया, फेरस सल्फेट और कॉपर बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बस आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया, रिएक्शन हो गया। ऐसा रिएक्शन जिसको जो अपने आप से हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, बोलते हैं उसको स्पॉन्टेनियस। ऐसा रिएक्शन जो अपने आप से हो जाए उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब जैसे उल्टा करिए, उल्टा मतलब क्या करिए, FeSO4 में कॉपर लगाइए और CuSO4 इसको छोड़िए और रिएक्शन लेते हैं। अब जैसे क्या करिए, इसलिए आप क्या करिए, अब जैसे आप क्या करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करिए, मिला दीजिए, क्या पानी बन जाएगा, नहीं। जैसे कि सोचने वाली बात है कि अगर सपोज करिए कि इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों है, क्या है, इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, उसके बावजूद भी क्या हमेशा बारिश होती है, क्या नहीं। अब भाई पानी किससे बना है, पानी बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो अगर पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना है तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हर वक्त एटमॉस्फेयर में बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है बच्चों, क्योंकि रीजन ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक वो उस टेम्परेचर पर वो नहीं पहुंचेगा या जब तक आप उसको उतना हीट नहीं देंगे तब तक ये दोनों आपस में मिलकर पानी नहीं बनाएगा। तो क्या हुआ इससे, तो इससे हुआ बच्चों ये कि अब ये रिएक्शन को कराने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप कुछ एनर्जी देंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों सिंपल से बस थोड़ी समझिए, जो रिएक्शन अपने आप से हो जाए उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस और जो रिएक्शन अपने आप से ना हो जाए उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी चीज को तय करता है डेल्टा जी। डेल्टा जी के वैल्यू से आप डेल्टा जी की वैल्यू में दे दूं तो आप तुरंत बता देंगे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है। अब ये बात कैसे पता चलती है, आगे ये देखते हैं। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी, किसी रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब कि अगर आप CuSO4 प्लस Fe का डेल्टा जी निकालने को, मैं ये आपको निकाल के दिखाऊंगा, ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये छूट रिएक्शन, ये क्वेश्चन सारे है आपके समय में, ये मैं आपको एक इधर करके मैं चैप्टर क्लास में करके दिखाऊंगा, 2-3 मजेदार क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको उस समय, तो वहाँ पर ये कुछ नहीं भी आएगा। अगर इस पर आप डेल्टा जी निकालेंगे बच्चों, जो कि हम निकालेंगे भी लास्ट में, तो आप देखेंगे इसका डेल्टा जी लेस देन 0 आता है। इसका डेल्टा जी क्या आता है, लेस देन 0। वहीं इसको पलट दीजिए, मतलब इसका डेल्टा जी आता है बच्चों ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका, इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ रहा है, लेस देन 0, मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम डेल्टा जी की वैल्यू से ये बात तुरंत तय कर लेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू में दे दूँ आपको, तब तुम देख के बता देंगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन अपने आप से होगा कि अपने आप से नहीं होगा। ये बात क्लियर है। बच्चों एक और केस आता है और यही हमें पढ़ना है, ठीक है। हालांकि ये दोनों जो मेन आपके थर्मोडायनामिक्स के पार्ट्स हैं, तो एक और इसमें टर्म आता है कि बच्चों तब क्या हो जाए जब डेल्टा जी 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। और यही हमें आज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब जो रिएक्शन है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर डेल्टा जी 0 हो जाता है बच्चों तो उसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और यही चीज हमें आज पीरियड में पढ़नी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन इक्विलिब्रियम में देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है। आइए देखते हैं। तो 3 चीजें आपको समझ में आया। देखिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। और डेल्टा जी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये तय करते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब है वो क्या है, इसका मतलब है वो कि वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और हमें यही अवस्था
पढ़नी है। इसमें लास्ट इक्वेशन आइए अब देखेंगे बच्चों, बात करेंगे डेल्टा जी जो है बच्चों वो क्या है, इक्वल टू 0 है, और डेल्टा जी होता क्या है, माइनस NFT से होता है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि 0 है तो आप चूंकि यहाँ 0 तो माइनस लगाइए, मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस चाहे लगाइए मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFT से होता है, और इक्विलिब्रियम की अवस्था में डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम की अवस्था की बात करें तो NF सेल 0 बराबर है। सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी 0 के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जो डेल्टा जी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और जब इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 के बराबर होता है तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NFT सेल होता है। अब बच्चों अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो NFT सेल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। N और F बच्चों 0 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मतलब n क्या है, पहले तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट है। तो अगर नंबर गेन और लॉस ही नहीं हो रहा है तो मतलब प्रोजेक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब n तो 0 नहीं हो सकता। और F चूंकि कांस्टेंट है, 96,500 गुलाम होता है, तो ये दोनों चीजें क्या है, कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, या इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो 0 कौन हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट। यानी कि बच्चों इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की अवस्था में जो पी सेल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 0, ठीक है। क्या बोले, हमने ये बोला कि इक्विलिब्रियम की अवस्था में जो पी सेल होता है वो क्या होता है, 0। अब एक और बात कर लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जो हम पढ़ रहे थे यहाँ बच्चों, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर को हो जाता है बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं हम केसी से। पी अपॉन आर को बोलते हैं बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं किससे, हम केसी से। क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन आर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं इसको, केसी बोलते हैं। ये बात इतनी बात क्लियर है, चलिए अब आइए बच्चों रिएक्शन को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है लिख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्यों केसी लिख दिया, यहाँ पे क्या आता है, लॉग टेन पी अपॉन आर, पी अपॉन आर को क्या बोलते हैं, क्यू, और इसको कैसे नोट करते हैं, केसी से। क्योंकि क्यों केसी लिए है, क्योंकि अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, इसका मतलब क्या लिए है, केसी लिए है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या आया है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या ऐसे लिखा सकता है इस बच्चों, चलिए तो क्या इसको ऐसे लिखा सकता है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही है बच्चों, आपको नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लेंगे हम, यही क्या है आपका, यही है इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर लास्ट इक्वेशन, इसको नोट कर लेंगे। और बच्चों जब ये आपको पता चल गया, मुझे लगता है अभी आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। अब देखिए चाहे अब ये हमने लिख दिया, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अब अभी तक हम पढ़ते आए कि नॉन इक्वेशन का बारे में हम 2 इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं, तो इस पर 2 इक्वेशन हो सकता है, क्यों, देखिए बच्चों एन एफ और टी, अगेन यहाँ पे क्या है, एफ आर और टी, अगेन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और अभी हम पढ़ेंगे कि जब हमें एफ आर और टी मतलब एफ की वैल्यू पता हो, आर की वैल्यू पता हो, मतलब एफ की वैल्यू 96,500, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और अगर टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, हमें पता है ऐसे अवस्था में या ऐसे स्टेट में इसकी वैल्यू हो जाती है
log 10 Kc इक्वल टू ई नॉट सेल, ये सेल है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.05 में। मुझे लगता है बच्चों अब इतना आप जान गए होंगे। ये कब होगा, ये बच्चों तब होगा जब हमें एन एच तो पता है और टी कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर F 96,500 गुलाम हो और R 8.314 जूल पर मोल केल्विन हो, तो उस अवस्था में बच्चों यही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नोट कर दीजिए इस नोट कर लेते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ तक आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे हम। अगला टॉपिक है हमारे बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको साफ में दिख रहा हो मैं नाम से लिखूंगा। देखिए बच्चों दो टॉपिक्स दोनों एक ही चीज है। तो आज हमें जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी चीज को बोलते हैं बच्चों नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो मैं वो पॉइंट दे रहा हूँ आपको, वो क्या करिए उसको आप क्या करिए उसको याद कर लीजिए। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, H2 गैस है। ये क्या है बच्चों, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, गैसेस आयन इलेक्ट्रोड है। क्या है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों ये चीज क्लियर होगा कि मतलब इस चीज को आप ये क्या है, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड क्या और क्लियर होगा। मैं थोड़ा बताऊंगा। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्या है बच्चों, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय आईपीएससी ने क्या कहा है, आईपीएससी ने कहा है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसे हम क्या मानेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानेंगे। मतलब ये जैसे रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द क्या कहते हैं, इट इज जैसे द मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द जैसे देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम का वेट कितना है 24। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैग्नीशियम का वेट कितना है 24। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसका मतलब ये बच्चों कि मैग्नीशियम का अगर एलिमेंट का वेट 24 है, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि कार्बन 12 के 1/12 का जो मास होगा उसके टाइम्स है। क्या मतलब है इसका, समझिए। इसका मतलब है बच्चों कि मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है। इसका मतलब ये है कि 24 का मतलब होगा कि कार्बन 12 के, कार्बन 12 का वेट कितना होता है 12 होता है, इसके 1/12 का 24 टाइम्स। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम का वेट 24 है, इसका मतलब मैग्नीशियम का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन 12 के 1/12 मास के 24 टाइम्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का वेट कैसे दर्शाया, कार्बन के रेफरेंस में। तो रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों की जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई बेंचमार्क मान लीजिए बच्चों, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं बोलूं कि आपका रैंक आया है 3rd, तो
तो ये कैसे मालूम चल गया कि हमारा थर्ड आया है? क्योंकि आपके रेफरेंस में कोई ऐसा होगा मतलब कि जो फर्स्ट नंबर पर होगा, मतलब दो ऐसे लोग होंगे जो आपसे दो, मतलब कि आपसे दो ऐसे लोग होंगे जो आपसे दो नंबर, मतलब आपसे अधिक नंबर पाए होंगे। तो मतलब फर्स्ट वाले के लिए आप रेफरेंस है और आप फर्स्ट वाले के लिए रेफरेंस है। मतलब आपका रैंक थर्ड इस वजह से आया है क्योंकि तो क्लास में दो लोग ऐसे हैं जो आपसे खूब ज्यादा नंबर पाए हैं। तो मतलब यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है क्लास में, वो कैसे होता है? रेफरेंस पर होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे अधिक नंबर पाए हैं और जो चौथे नंबर पर होगा मतलब आपसे कम नंबर पाया है। तो मतलब आपसे नीचे वाले के लिए आप रेफरेंस है और आपके ऊपर वाले के लिए वो रेफरेंस है। ये बात क्लियर हुई? तो रेफरेंस का मतलब होता है कोई एक बेंचमार्क सेट कर देना जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कौन इससे अधिक होगा कौन इससे कम होगा। तो मतलब अगर आपका थर्ड नंबर है तो यानी कि सेकंड वाला आपसे अधिक नंबर पाया है और फोर्थ वाला आपसे कम नंबर पाया है, तो आप उन दोनों के लिए क्या है? एक रेफरेंस है। चलिए तो ये बात क्लियर। अब देखिए अगला क्या है? ये क्या है? अभी ये क्या है? ये थर्ड कह रहा है कि इट कैन एक्ट एज एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इट कैन एक्ट एज बोथ, ये एनोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड हाफ, इसीलिए इसको रेफरेंस मान लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, ये ठीक है। चलिए अगला क्या है? ये क्या है? इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल दोनों जीरो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब इसका हम ये मानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है? जीरो, और इसका ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है? जीरो। देखिए बच्चों इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है बच्चों। इसका ये है कि ये आईपीएससी ने कुछ चीजें सेट कर दी जो हम मान के चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दो को हम क्या बोलेंगे? हम दो को बोलेंगे एथ, तीन को बोलेंगे प्रो, चार को बोलेंगे ब्लू। तो ऐसा नहीं कि कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं कहीं इसको एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, ये इस आईपीएससी ने सेट कर दिया है। इस तरह से आईपीएससी ने क्या कर दी है? सेट कर दी है, ठीक है। जिससे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? E0 H2 और E0 H+, ये क्या होता है? दोनों क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, ठीक है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीजन पोटेंशियल दोनों क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आज हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या होगा? इसका कंस्ट्रक्शन।